हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ लीग फिक्चर। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रोसीजर ऑफ नॉकआउट फिक्चर। ठीक है, दोनों केस हम पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम इवन है और हमारे पास नंबर ऑफ टीम ओड है, दोनों केस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ लीग फिक्चर। ठीक है, तो ये है क्लास 12 का पार्ट 3। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लीग फिक्चर, प्रोसीजर ऑफ लीग फिक्चर की लीग फिक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, उसको हम समझेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम नंबर ऑफ टीम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लास्ट नॉकआउट पिक्चर में भी हमने करा था। और हमारा है नंबर ऑफ राउंड। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा यहाँ पर। और इसके नंबर ऑफ राउंड निकालने का फॉर्मूला अलग है, n-1/2। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमको याद रखनी है। नंबर ऑफ टीम n हो जाएगा वहाँ पर, नंबर ऑफ राउंड n-1 हो जाएगा, नंबर ऑफ मैचेज हो जाएगा n/n-1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, अगर सपोज हमारे पास नंबर ऑफ टीम 6 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीम 6 का हमें लीग फिक्चर बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टीम लिखेंगे यहाँ पर। तो नंबर ऑफ टीम है हमारे पास 6 यहाँ पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ टीम 6 है, तो नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे n-1। ठीक है, 6 - 1 = 5। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे हमारे पास 5। अब है हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस, तो इसका जो फॉर्मूला है n-1/2 है। तो n की जगह 6 रखेंगे, फिर n की जगह 6 रखेंगे, -1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30/2। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे 15। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। अब देखते हैं कि पिक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ राउंड है हमारे पास 5। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड हमारे पास है 5। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमको इनको एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ टीम 4 होती, तो 4 का हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4। इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख लिया। एंटी क्लॉकवाइज और एक पेयर में लिखना होता है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पेयर में लिखना होता है हमको। हमारे पास जो टीमें होती है उनको पेयर में लिखना होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ टीम इवन होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम 4 होती तो हम इस तरीके से इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4। एंटी क्लॉकवाइज उनको लिखना होता है। ठीक है, अब है यहाँ पर हमारे पास, हम कर रहे हैं नंबर ऑफ टीम 6 है हमारे पास जब, तो हम करेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे, उसके नीचे 2 लिखेंगे, उसके नीचे 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक पेयर कंडीशन में हो गया। 1 और 6 का पेयर यहाँ पर बन चुका है, और 2 और 5 का, 3 और 4 का। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमने इनको यहाँ पर लिख दिया एक पेयर के रूप में। ठीक है, तो इसका क्या करना है आपको, अब आपको ये आपका एक राउंड हो गया। ठीक है, इनके मैचेस कैसे होंगे, 1 और 6 का मैच होगा, 2 और 5 का मैच होगा, 3 और 4 का मैच होगा। इस तरीके से आपका ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1 और 6 का मैच होगा, 2 और 5 का मैच होगा, 3 और 4 का मैच होगा। इस तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कि आपको 1 नंबर टीम जो है उसको होल्ड करके रखना है, उसको मूव नहीं करना है इन द रोटेशन के टाइम पे उसको होल्ड करके रखना है। रोटेशन में 1 नंबर ऑफ टीम जिसका एक नंबर है उसको रोटेट नहीं करेंगे, बाकी सबको हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 1 को हमने यहाँ, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, 1 राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर सेकंड राउंड देखते हैं। तो एक को हम एक ही जगह रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे उसको। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जहां पर नंबर ऑफ टीम नंबर 2 थी वहां पर आ जाएगी 6 यहाँ थी तो यहाँ पर आ जाएगी, 2 इसके नीचे आ जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मीन्स आपका ये रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर
हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है, ठीक है। तो एक को होल्ड कर रखना है, वो कहीं मूव नहीं करेगी, बाकी सब टीमों का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता रहेगा, वन स्टेप, हर राउंड में वन स्टेप मूव करेंगी वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राउंड सेकंड। इसमें क्या होगा, आपका 1 और 5 का मैच होगा, 6 और 4 का मैच होगा, 2 और 3 का मैच होगा। इसी तरीके से आपको सारे राउंड कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। अब थर्ड राउंड की बात करते हैं यहाँ पर। तो 1 वहाँ पर होल्ड है, 1 मूव नहीं करेगी। अब जहाँ पर हमारा 6 था वहाँ पर आ जाएगा 5, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये राउंड हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। इसमें 1 और 4 का मैच हो जाएगा, 5 और 6 का, 5 और 3 का, और 6 और 2 का। इसी तरीके से आपका राउंड 5 हो जाएगा, इसी तरीके से आपका राउंड इसी तरीके से राउंड 5 हो जाएगा, इसी तरीके से राउंड आपका इसी तरीके से 4 हो जाएगा, इसी तरीके से आपका 5 हो जाएगा। ये दोनों राउंड भी आपका कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको क्रॉस चेक करने के लिए कि हमारा पिक्चर सही ड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ, उसको देख लेते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ टीम थी 6, नंबर ऑफ मैचेस है 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर ऑफ मैचेस हमारे कंप्लीट है, 15 है। अब देखते हैं हमारे नंबर ऑफ राउंड कितने थे। नंबर ऑफ राउंड थे हमारे पास 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये भी कंप्लीट है, मीन्स हमारा फिक्चर सही है। अब इसको एक क्रॉस चेक करने का और मेथड है कि जो हमारा नंबर ऑफ राउंड 5 है उसको एक और मूव कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड 6 कर लेते हैं, ये आपका 6 हो गया। तो यहाँ पर 1 आपका होल्ड रहेगा, ये रफ वर्क बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब 3 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ठीक है। ये इसका मैच, इसका मैच, ठीक है। अब आपको ये कंडीशन देखनी है, जो राउंड आपका खत्म हो रहा है, 5 हमारे पास राउंड थे, क्रॉस चेक करने के लिए एक राउंड और एक्स्ट्रा बनाते हैं, उसका जो बनाया हमने 6, ठीक है। 6 आपका सेम एज इट इज वैसे ही आएगा जैसे आपका 1 है, ठीक है। दोनों आपका नेक्स्ट राउंड और आपका 1 राउंड सेम आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका फिक्चर सही है। तो हमारा ये सेम आ रहा है, तो हमारा फिक्चर ये करेक्ट है। तो ये हमारा हो गया केस 1, इफ नंबर ऑफ टीम इवन, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर नंबर ऑफ टीम ऑड है तो, ठीक है। नंबर ऑफ टीम हो जाएगा n हो जाएगा, नंबर ऑफ राउंड यहाँ पर n हो जाएगा, वहां पर n-1 था और यहाँ पर केवल n हो जाएगा आपका, है ना। अब है यहाँ पर आपका नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। सेम फॉर्मूला हो जाएगा n × n-1/2, ओके। अब है यहाँ पर, इसको हम देख लेते हैं कि कितनी टीमों का फिक्सर यहाँ पर बना रहे हैं हम यहाँ पर बना रहे हैं नंबर ऑफ टीम हमारे पास अगर 5 है तो नंबर ऑफ टीम हमारे पास 5 हो जाएंगे, नंबर ऑफ राउंड भी हमारे पास 5 हो जाएंगे क्योंकि n हमारे पास 5 है। अब देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। तो 5 × 5 - 1/2, जो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे आपके 10, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं कि कैसे बनाना है। सेम चीज़ जो आपको अभी नंबर ऑफ टीम इवन में पड़ी थी वही चीज़ आपको रिपीट करनी है, बस आपको कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड है हमारा ये, जहाँ पर हमने 1 को होल्ड किया था, ठीक है, वहाँ पर हम बाई लिखेंगे और उसको होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम ऑड है तो वहाँ पर पेयर नहीं बन पाता, जैसे कि आप 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 5 का पेयर बन गया, 3 और 4 का पेयर बन गया, लेकिन 1 का पेयर नहीं बन पाता यहाँ पर, जिसकी वजह से हमको वहाँ पर बाई रखनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं बाई, और बाई को वहाँ पर होल्ड करते हैं, ठीक है। इसको हम, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड है आपका, 1 की जगह हम लिखेंगे बाई, ठीक है। बाई के नीचे लिखेंगे 1, फिर वही 2 3 4 5, वही एंटी क्लॉकवाइज इनको लिख देना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इनको लिख देना है और बाई को होल्ड करना है, ठीक है। तो वहाँ पर 5 को मिल जाएगी बाई, 5 का मैच नहीं होगा, 1 और 4 का मैच होगा, 2 और 3 का मैच होगा, ठीक है। हर राउंड में एक एक टीम को बाई मिलेगी वहाँ पर। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि 5 का मैच नहीं होगा, 5 को यहाँ पर बाई मिल जाएगी, 1 और 4 का मैच होगा, 2 और 3 का मैच होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था तो कि बाई क्या होती है, बाई एक एडवांटेज होता है जो सेलेक्टेड टीमों को दिया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको 5 को बाई मिल जाएगी, उसका मैच नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड राउंड। तो वही चीज़ आपको बाई लिखना है, बाई को होल्ड कर देना है और बाकी टीमों का रोटेशन कर देना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेशन करना है। तो 5 यहाँ थी, वो यहाँ पर आ जाएगी, फिर 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर 4 का मैच हो जाएगा बाई के साथ, मतलब बाई मिल जाएगी 4 को, 4 का मैच नहीं होगा, 5 और 3 का मैच हो जाएगा, 1 और 2 का मैच हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड राउंड हो जाएगा आपका सेम, यहाँ पर आपका 4 राउंड हो जाएगा, सेम आपका 5 राउंड हो जाएगा। बस आपको एक एक स्टेप मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर। अब मैंने आपको बताया था कि क्रॉस चेक करने के लिए कि फिक्चर सही है कि नहीं है। पहले हम देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ राउंड 5। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये ओके है यहाँ पर हमारा। और नंबर ऑफ मैचेस देख लेते हैं, नंबर ऑफ मैचेस है हमारे पास 10। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का कोई मैच नहीं हुआ, 1 मैच 2 मैच 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक है, मतलब हमारा पिक्चर यहाँ पर कंप्लीट सही हो जाएगा, सही बन चुका है। तो अब यहाँ पर आपको वही एक और राउंड बना के देखते हैं, वो सेम फर्स्ट के जैसा आता है तो वही चीज़ हो जाएगी। तो 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, वही पहले वाले राउंड की चीज़ वहाँ पर आ ये मीन्स हमारा पिक्चर यहाँ पर ठीक है। तो ये आपका साइक्लिक मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे आपका स्टेयर्स मेथड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉकआउट और आपका लीग पिक्चर साइक्लिक मेथड। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आपका लीग पिक्चर बाय स्टेयर मेथड। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा लीग पिक्चर बाय द साइक्लिक मेथड। ठीक है, उसमें साइकिल के अकॉर्डिंग घूम रहा था तो इसलिए उसको साइक्लिक मेथड कह देते हैं। ये है आपका स्टेयर्स मेथड। स्टेयर्स में मीन्स आपके स्टेयर्स नुमा इसमें यहाँ पर जो पिक्चर होता है वो ड्रॉ होता है। देख लेते हैं इसको। नंबर ऑफ टीम हो जाएगा आपका n, नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे n-1, नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे n इंटू n-1/2। ये हो जाएगा इफ नंबर ऑफ टीम इवन है तो। ठीक है, याद रखना नंबर ऑफ टीम इवन है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हम ड्रॉ करें नंबर ऑफ 6। नंबर ऑफ टीम हमारे पास है 6। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे हमारे पास 6 - 1 = 5। नंबर ऑफ मैचेज हो जाएंगे हमारे पास 6 × 6 - 1/2 = हो जाएगा यार आपका 15 मैचेस। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसको ड्रॉ कैसे करना होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखेंगे 1 के साथ 2 लिखेंगे, 1 का मैच 2 से कराएंगे, 1 का मैच 3 से कराएंगे, 1 का मैच 4 से भी कराएंगे, 1 का 5 से, 1 का 6 से भी कराएंगे। ठीक है, ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर 1 के मैच कंप्लीट हो गए तो 1 को आगे लिखना नहीं होता, तो अब लिख लेते हैं हम 2 को। 2 का मैच 3 से, 4 से, 5 से और 6 से। ठीक है, ये सेकंड राउंड हो गया आपका। अब 3 से कराएंगे, 3 का मैच 4 से, 5 से, 6 से। ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। 4 का मैच 5 से, 6 से। ठीक है, ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब बचा यहाँ पर 5 का मैच कराएंगे 6 से। तो ये इस तरीके से आपका जो स्टेट्स मेथड है वो होता है। ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। ठीक है, राउंड हमारे पास थे यहाँ पर 5 ओके हैं और हमारे पास नंबर ऑफ मैच थे हमारे पास 15। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये भी हमारा ओके है। यहाँ पर हमारा जो पिक्चर है वो सही है। ठीक है, तो इसको स्टेयर्स मेथड इसलिए कहते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर स्टेयर्स के जैसे यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक वो बन जाती है। ठीक है, लाइनें बन जाती है जिसको कहते हैं हम स्टेयर्स मेथड। ठीक है, जैसे कि स्टेयर्स होती हैं, आप 1 स्टेप करके ऊपर चढ़ते हैं, इसी तरीके से इसको स्टेयर्स मेथड कहते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टीम ऑड है तो। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम यहाँ पर ऑड है तो। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो जाएगी सारी चीजें। नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे, नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे आपके पास 10। और हम देख लेते हैं कि कितने मैचों का मैच कराना है हमें। ठीक है, तो हम कराएंगे यहाँ पर 5 का। तो नंबर ऑफ टीम हो जाएंगे हमारे पास 5, नंबर ऑफ राउंड हो जाएंगे आपके पास 5 और नंबर ऑफ मैचेज हो जाएंगे आपके 5 × 5 - 1/2। ये हो जाएगा आपका 20/2। ये हो जाएंगे आपके 10 मैचेस। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टीम है 5, नंबर ऑफ राउंड है हमारे पास 5 और हमारे पास टीम मैचेस हो गए हमारे पास
10, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कराएंगे नंबर ऑफ टीम हमारे पास 5 है तो, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कैसे कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कराएंगे एक का मैच 2 के साथ, एक का मैच 3 के साथ, एक का मैच 4 के साथ, एक का मैच 5 के साथ, ठीक है। अब कराएंगे हम, ये पूरा एक राउंड हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब कराएंगे 2 का मैच 3 के साथ, 2 का मैच 4 के साथ, 2 का मैच 5 के साथ, ठीक है। ये सेकंड राउंड हो गया आपका। अब कराएंगे हम 3 का मैच 4 के साथ, 3 का मैच 5 के साथ, ये एक राउंड हो गया आपका। और हम कराएंगे अब 4 का मैच 5 के साथ, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड होंगे आपके n-1, ठीक है, n-1। तो ये हो जाएगा आपका n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टीम यहाँ पर 4 ओड है तो, ठीक है, वही सेम चीज़ हो जाएंगी उसमें, इसके फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक का मैच 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, राउंड 1, 2 का मैच 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, राउंड 2, 3 का मैच 4 के साथ, 5 के साथ, राउंड 3, 4 का मैच 5 के साथ, राउंड 4, ठीक है। तो ये भी आपका स्टेट्स मेथड है। यहाँ पर भी आपकी स्टेट्स जैसी एक लाइन बन जाती है, ड्रॉ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्टेट्स मेथड, ठीक है। तो इसमें मैच हो जाएंगे हमारे 10, नंबर ऑफ मैच हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। राउंड हो जाएंगे हमारे पास 4 हमारे राउंड हो गए, मैच हो गए हमारे पास 10। तो इस तरीके से ये आपका स्टेट्स मेथड यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों की एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक्टिविटीज को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आपकी इंटरमुरल वो एक्टिविटीज होती है जो किसी कैंपस या स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स के लिए केवल अरेंज की जाती है, कराई जाती है उन लोगों के लिए। उसमें कोई भी बाहर का स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसको कैसे कहते हैं आपका इंटरमुरल, मीन्स आपका विद इन द वॉल्स, मतलब चार दीवारी के अंदर, उसी इंस्टीट्यूशन की चार दीवारी के अंदर होने वाली जो इवेंट है उनको हम कहते हैं इंटरमुरल, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरमुरल, ठीक है। फर्स्ट है इसमें यहाँ पर मास पार्टिसिपेशन, मीन्स आपका क्या होता है कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर एक ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर पार्टिसिपेट करें, सभी लोग उस इवेंट में पार्टिसिपेट करें, उन लोगों को एक साथ लाना ही इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर टू आइडेंटिफाई टैलेंट, ठीक है। जब आपका कोई इंस्टीट्यूशन में कोई कंपटीशन होता है, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स खेलते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ बच्चे इतना खेलते हैं कि तो उनके अंदर टैलेंट होता है। मान लीजिए जैसे कि कोई स्टूडेंट है वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, कोई स्टूडेंट है वो कबड्डी बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। तो वहाँ पर डिफरेंट गेम के वहाँ पर टैलेंटेड स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कराई जाती है, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर टू डेवलप सोशल वैल्यूज, ठीक है। जब आपका इंटरमुरल कंपटीशन होता है, वहाँ पर डिफरेंट क्लास के बंदे आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि इंटर क्लास कंपटीशन हो गया, आपका इंटर हाउस कंपटीशन हो गया। वहाँ पर क्या है, हाउस जो डिफरेंट हाउस डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है, वो यूनिटी ब्रेक हो रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो आपस में खेलेंगे तो वहाँ पर सोशल वैल्यूज वहाँ पर डेवलप हो रही है। मीन्स आपका सारी चीज़ें, टीचर से कैसे इंटरेक्ट करना है, डिफरेंट स्टूडेंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, अपोनेंट को कैसे ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो रही है आपकी सोशल वैल्यूज, ठीक है। थर्ड है आपका नेक्स्ट है यहाँ पर आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरमुरल्स, ठीक है। तो यहाँ पर है डिवीजन ऑफ स्टूडेंट्स इन हाउस, ठीक है। जब आप कोई हाउस बनाते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको डिवाइड करना होता है, बट कभी मोस्टली ये होता है कि आपका जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स अच्छे चले जाते हैं किसी हाउस में वहाँ पर वीक चले जाते हैं, तो उनको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, आपका इंटरमुरल एक्टिविटीज़ कराते हैं। उसमें क्या होता है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट्स उस एक्टिविटी में अच्छा है, तो वहाँ पर जैसे कि सपोज दैट वहाँ पर 2 स्पोर्ट्स है, वहाँ पर कबड्डी और वहाँ पर खो खो, ठीक है। तो जो कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर हो जाएंगे, तब हो जाएंगे
कबड्डी खो खो खिलाड़ी अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो उन सभी खिलाड़ियों को डिफरेंट डिफरेंट हाउस में इक्वली डिवाइड किया जाएगा, जिससे कि जो हाउस है वो इक्वली अरेंज सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज हो जाए, मतलब इक्वली जब उनका कंपटीशन हो तो वो वहाँ पर फेयर कंपटीशन हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नीड ऑफ कंडीशन, नीड एंड कंडीशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। जब इनको कराते हैं तो वहाँ पर इंस्टीट्यूशन की नीड और कंडीशन डिपेंड करती है। अपोजिट सपोज दैट कि आपको एथलेटिक्स का इवेंट स्पोर्ट्स मीट आप करा रहे हैं और वहाँ पर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ठीक है वहाँ पर आपको एथलेटिक्स मीट्स नहीं करानी है। अगर आपके पास बास्केटबॉल के सारे इक्विपमेंट्स अरेंज है, कोर्ट तैयार है, सारी चीज़ें तैयार है, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली गो फॉर दैट। तो वहाँ पर क्या होता है आप उनके लिए जा सकते हैं, उसको करा सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपकी इंस्टीट्यूशन या स्कूल के नीड एंड कंडीशन के ऊपर, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर आपका फैसिलिटीज अवेलेबल, ठीक है। तो फैसिलिटी अवेलेबल से क्या मतलब है, यहाँ पर आपका कि जो कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती है। आपकी वाटर की फैसिलिटीज़ हैं, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपका उस इवेंट को कराने के लिए आपके पास कंप्लीट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो ही आप उसके लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आप ना कराएं, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर फंड्स अवेलेबल, ठीक है। इंटरम्यूरल है, काफ़ी कम फंड्स स्पेंड होता है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो ही आप उसके लिए जाइए, अदरवाइज आप उसको नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपके पास फंड्स हैं तो भी आप उसको करा सकते हैं, वरना बीच में यहाँ पर कंपटीशन रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरमोडल्स, ठीक है। क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं इनके, तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज से क्या मतलब है आपका कि जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर एक स्कूल लेवल पर हैं, उनको वहाँ पर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराना है, टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वहाँ पर उसको खेलना, फिर उसके आगे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्टूडेंट्स है वहाँ पर कि क्रिकेट में अच्छा खेलता है, उसको पता ही नहीं वो अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा टैलेंटेड पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है वहाँ पर। तो वहाँ पर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उसको अपना टैलेंट को पहचान लेता है, फिर वो आगे जो अपर लेवल के इवेंट्स हैं वहाँ पर उसको खेलने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पर डेवलप इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एकदम साई नेचर के होते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। आपने स्कूल में भी देखा होगा जब स्पोर्ट्स पीरियड होता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे क्लास में बैठना पसंद करते हैं कि सर हमको नहीं जाना है, तो ठीक है। तो ये क्या है, आपको डेवलप इंटरेस्ट करने का काम करता है कि क्या वो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इंटरेस्ट डेवलप करता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कि वो भी उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। थर्ड है आपका यहाँ पर बेटर सिलेक्शन। जब आप इंटरमीडिएट एक्टिविटीज़ कराते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कौन किस गेम की किस तरीके से खेल रहा है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाता है कौन बच्चा किस लेवल पर स्टैंड करता है, किसको आगे भेजना चाहिए और किसको नहीं भेजना चाहिए। ये है आपका बेटर सिलेक्शन, मतलब वहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस हो जाता है कि बच्चे को कौन सा आगे जाने के लिए रेडी है और कौन सा नहीं, ठीक है, किसको रोकना है, किसका सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो वहाँ पर हो जाता है आपका बेटर। थर्ड है आपका यहाँ पर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ठीक है। तो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स वो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जिसमें आपको उनको कंपटीशन के बेसिस पर ना करा के एक इंटीग्रिटी, जैसे कि आपका इंटीग्रिटी करना होता है, अवेयरनेस फैलानी होती है, सारी चीज़ें वहाँ पर यूनिटी के लिए वो स्पोर्ट्स प्रोग्राम कराने होते हैं, ठीक है। तो उनका जो मेन पर्पज़ होता है कि एक सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम कराए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक मैराथन कराई गई थी जोन में, तो वहाँ पर क्या है वो कहीं कंपटीशन नहीं होता, वहाँ पर उनको जो वहाँ पर जीत जाता है उनको अगले लेवल पर नहीं भेजा जाता, वो कंपटीशन वहीं पर खत्म हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, लोगों को एक साथ लाने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि रन फॉर यूनिटी, रन फॉर फन, ये सारी क्या है आपके स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज से कराए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है आपका स्पोर्ट्स डे, थर्ड सेकेंड है आपका हेल्थ रन, फोर्थ है आपका थर्ड है आपका रन फॉर फन और फोर्थ है आपका यहाँ पर रन फॉर यूनिटी, ठीक है। तो ये सारे वो कंपटीशन होते हैं जिसमें कंपटीशन या कोई इनाम विनाम नहीं दिया जाता, प्राइज वाइज नहीं दिया जाता, उनको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ कुछ छोटा मोटा इनाम दे दिया जाता है, प्राइज दे दिया जाता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स डे, ठीक है, स्पोर्ट्स डे क्या होता है कि जब स्पोर्ट्स डे कराते हैं, स्पोर्ट्स डे का पर्पज ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के उनमें सोशल वैल्यूज डेवलप कर सकें, ठीक है, उनमें यूनिटी प्रोवाइड करा सकें, यूनिटी ला सकें, उनमें एक साथ उनको ला सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स
डे में स्पोर्ट्स से स्पॉन्सर प्रोग्राम में, ठीक है। सेकंड है आपका यहाँ पर हेल्थ रन, ठीक है। हेल्थ रन में क्या है आपका, जो लोग बीमार हैं, डिजीज से फेस कर रहे हैं, डिजीज को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर उनको उनके लिए क्या करना होता है कि जैसे कि कोई मैराथन करा दिया, क्रॉस कंट्री रेस करा दी, उसका जो एम होता है, उसका जो पर्पज होता है कि लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना कि आप डेली थोड़ा सा एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या रन वर्कआउट एक्टिविटी करो, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हो, आप वहाँ पर अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपका है रन फॉर फन, और इसी तरीके से आपका रन फॉर यूनिटी, जैसे कि आपका रन फॉर यूनिटी भी अगर आप एग्जांपल लें कि लोगों को एक साथ लाना, लोगों को जागरूक करना, वो क्या है, एक स्पोर्ट्स मैराथन करा सकते हैं आप। मैराथन में क्या होता है कि आपसे पूरे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको दौड़ना होता है। बहुत सारे लोग जब एक साथ दौड़ते हैं तो सारे लोग उनको देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम क्या हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर एक सोशल मैसेज आता है उन लोगों के पास, ठीक है। अब है इनके यहाँ पर फैक्टर्स। चलिए आप लोगों अब आप यहाँ पर आपके फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके। फर्स्ट है यहाँ पर आपका पर्पस ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। जो भी आप स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम कराते हैं उनका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पस से आप करा रहे हैं। लाइक आप रन फॉर यूनिटी करा रहे हैं, आप शॉर्ट मैराथन करा रहे हैं, या हाफ मैराथन करा रहे हैं, या क्रॉस कंट्री करा रहे हैं, ठीक है। तो उनका पर्पस क्या है, रन फॉर यूनिटी, मतलब लोगों को एक साथ लाना, उनमें जागरूकता फैलाना कि एक यूनिटी से रहो, यूनिटी से एक साथ पार्टिसिपेट मत करो कोई भी किसी कास्ट के रिगार्डिंग, किसी रिलीजन के रिगार्डिंग, आप सब एक साथ रहो, हम सब एक हैं। ये क्या होता है कि आपका रन फॉर यूनिटी का मोटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या है, पर्पज है, ठीक है। पर्पज से आप वो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम करा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आपका टू डिसाइड डेट एंड वेन्यू। जब आप स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम कराते हैं तो आप एक पूरे, आपको प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है कि आपको रोड पर अगर आप मैराथन कराने हैं, तो प्रोजेक्ट आप मैराथन कराने हैं तो वहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इतने लोगों को इकट्ठा करते हैं तो बहुत एक लार्ज या मास इवेंट हो जाता है, तो वहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और आपको वहाँ पर इसलिए आपको वेन्यू डिसाइड करने पड़ते हैं किस वेन्यू पर किस जगह पर स्पोर्ट्स प्रोग्राम कराना है, कि उस दिन कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है दूसरा जिसकी वजह से वहाँ पर उसमें कोई रुकावट आए या कोई हार्डल क्रिएट हो वहाँ पर। तो सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ती है उस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। थर्ड है आपका यहाँ पर अरेंजिंग द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो आप हम मैराथन की बात कर रहे हैं कि आप मैराथन करा रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि उनको एक स्पेशल टी शर्ट चाहिए होती है। आपने देखा होगा कि जो मैराथन होती है जैसे कि रन फॉर यूनिटी, तो वहाँ पर रन फॉर यूनिटी भी लिखा हुआ उस टी शर्ट पे, सभी उसको पहन के दौड़ते हैं, और वहाँ पर डिफरेंट डिस्टेंस पर वहाँ पर उनको पीने के लिए पानी होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर रिक्वायरमेंट में आ जाती है, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर आपका, फोर्थ है आपका सेफ्टी अरेंजमेंट, ठीक है। जब आप स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम कराते हैं तो वहाँ पर आपके कंपटीटर नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, स्पेशली जो आपके सीनियर सिटीजन होते हैं। हाँ, मान लीजिए आप रन फॉर यूनिटी करा रहे हैं तो वहाँ पर उसमें बच्चे भी होते हैं, आपके सीनियर सिटीजन भी होते हैं, आपके यंग पर्सन भी होते हैं, तो सारी चीज़ें जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको गिर के चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर आपके सेफ्टी अरेंजमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप, और ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कल हम मिलेंगे आप लोगों को, गूगल मीट पे क्लास लेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डाउट, इन पूरे चैप्टर के डाउट यहाँ पर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। आई होप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया होगा। इसके नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए, और आपको लीग पिक्चर में आपको 7 टीम और 7 और 8 स्टेट्स मेथड और साइक्लिंग मेथड दोनों से आपको पिक्चर ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में। कल आपके जो नोट्स है वो चेक होंगे सारे, ठीक है। और आई होप ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।